नमस्कार। भारत में ब्रिटिश राज ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये कहानी है उन कुछ चुनिंदा लोगों की जिनके फैसलों ने एक पूरे देश की तकदीर लिख दी। गवर्नर से वॉइसरॉय तक ये पद बदलते गए और इनके साथ बदलती गई इनकी ताकत। तो आज चलिए समझते हैं कि कैसे इन राज के निर्माताओं ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत की नींव डाली। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कंट्रोल की शुरुआत हुई, फिर कैसे साम्राज्य की बुनियाद रखी गई। इसके बाद आएगा सुधारों और बगावत का एक ऐसा दौर जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में हम पहुंचेंगे सत्ता के ट्रांसफर और आज़ादी की कहानी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी के उन शुरुआती दिनों में, जब सत्ता धीरे धीरे एक जगह सिमट रही थी। देखिए, ब्रिटिश इंडिया में जो सबसे बड़ा अफसर होता था, उसका टाइटल हमेशा एक जैसा नहीं रहा। और ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी। ये बदलाव असल में इस बात का सबूत है कि कैसे ट्रेडिंग कंपनी का कंट्रोल धीरे धीरे एक पूरे साम्राज्य की हुकूमत में तब्दील हो रहा था। और इस नई ज्यादा पावरफुल पोस्ट पर बैठने वाला पहला शख्स था वॉरेन हेस्टिंग्स। हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इलाका इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसे संभालने के लिए एक सेंट्रल पावर की जरूरत महसूस होने लगी। बस रेगुलेटिंग एक्ट ने इसी जरूरत को पूरा किया और हेस्टिंग्स ने वो कुर्सी संभाली। हेस्टिंग्स ने जो काम किए वो आने वाले राज की बुनियाद बने। उसने रॉबर्ट क्लाइव का वो पुराना डुअल सिस्टम खत्म करके पावर को सेंट्रलाइज किया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया, और तो और राजधानी भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया। ये वो पहले बड़े कदम थे जिनसे भारत में ब्रिटिश कानून और एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा तैयार हुआ। तो कंट्रोल तो स्थापित हो गया। अब बारी थी साम्राज्य के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने की। अब जोर इस बात पर था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और कानून का ताना बाना बुना जाए जो लंबे समय तक टिक सके। और इस दौर में दो बहुत बड़े नाम सामने आते हैं जिनका असर बहुत गहरा था। एक तरफ थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें भारत में सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है। मतलब उन्होंने ही वो स्टील फ्रेम तैयार किया जिस पर पूरा प्रशासन टिका था। और दूसरी तरफ थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सामाजिक और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ऐसे बदलाव किए कि वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। लेकिन बेंटिंग को आज भी सबसे ज्यादा उनके सोशल रिफॉर्म्स के लिए याद किया जाता है। उस जमाने में ये बहुत ही हिम्मत वाले और सच कहें तो विवादित फैसले थे, और इनमें सबसे बड़ा था 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाना। सोचिए, एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय समाज की सोच पर गहरी चोट की। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी पर, एक ऐसा नाम जिसके दौर में बदलाव की आंधी आ गई। एक तरफ मॉडर्न प्रोजेक्ट्स थे तो दूसरी तरफ राज्यों को हड़पने की जबरदस्त नीतियां, और इसी ने एक बहुत बड़े तूफान की जमीन तैयार कर दी। बस इस एक आंकड़े को देखिए, 4000 मील। ये डलहौजी के टाइम में बिछाई गई टेलीग्राफ लाइनों की लंबाई थी। इसने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पेशावर जैसे बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये उस जमाने की मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार दिखाता है। तो डलहौजी की विरासत कह सकते हैं एक दो-धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ तो उसने पहली पैसेंजर ट्रेन चलवाई, पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया, मतलब प्रगतिशील सुधार किए। लेकिन दूसरी तरफ उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी थी, मतलब बहाने बनाकर सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्यों को हड़प लेना। इससे लोगों में गुस्सा भरता जा रहा था। और यही गुस्सा, यही असंतोष आखिरकार एक चिंगारी बन गया। डलहौजी की इन्हीं नीतियों ने 1857 की उस महान क्रांति की आग में घी डालने का काम किया। एक ऐसी बगावत जिसने ब्रिटिश इंडिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 का विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट था। उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल शुरू हो गया। ये जो बड़ा बदलाव था, इसे कानूनी जामा पहनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अब इंडिया पर कोई कंपनी राज नहीं करेगी, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन होगा। गवर्नर जनरल का पद अब खत्म और उसकी जगह आ गया वाइसराय, जो सीधा लंदन को रिपोर्ट करता था। और इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव के बीच में खड़ा था एक आदमी, लॉर्ड कैनिंग। उसकी भूमिका बहुत ही अजीब थी। उसे एक तरफ तो विद्रोह को बेरहमी से कुचलना था और दूसरी तरफ सत्ता को कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंपना था। इसी वजह से वो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय कहलाया।
चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, ब्रिटिश राज का अंतिम अध्याय, यानी आखिरी वाइसराय और सत्ता के ट्रांसफर की वो उलझी हुई कहानी। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचे और जब वो आए तो हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए थे। देश में दंगे भड़के हुए थे और उन्हें एक लगभग नामुमकिन काम सौंपा गया था, भारत की आज़ादी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना। इस समस्या का हल निकला माउंटबेटन प्लान के रूप में। इसी प्लान ने तय किया कि आज़ादी का आखिरी खाका क्या होगा। ये तय हुआ कि देश का बंटवारा होगा, भारत और पाकिस्तान बनेंगे, कुछ सूबों में वोटिंग होगी, नई सरहदें खींची जाएंगी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला फैसला था वो ये कि आज़ादी की तारीख जो पहले जून 1948 थी, उसे खींचकर लगभग एक साल पहले 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। और इस प्लान का, इस जल्दबाजी का नतीजा बहुत भयानक निकला। पंजाब और बंगाल का बंटवारा सिर्फ जमीन पर लकीरें खींचना नहीं था, इसने इंसानी तारीख के सबसे बड़े पलायन को जन्म दिया। एक ऐसी त्रासदी जिसकी बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। तो आखिर में यह सवाल रह जाता है, क्या आज़ादी के साथ बंटवारे का होना लाजमी था? इन राज के निर्माताओं के फैसलों की जो विरासत है वो बहुत उलझी हुई है। इसमें आज़ादी की जीत भी है और बंटवारे का दर्द भी। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।